नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एजुकेशन के सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म मनोबल क्लासेस में। दोस्तों, हम वर्ण विचार की टॉपिक को पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम व्यंजन को देख रहे थे। ये व्यंजन का दूसरा वीडियो है। यदि अभी तक आपने इसका पहला वीडियो नहीं देखा तो इसका पहला वीडियो को जरूर देख लीजिए। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि ये कोर्स कौन कौन से एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि ये कोर्स ज्येष्ठ समपरीक्षक और सहायक समपरीक्षक को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। समपरीक्षक के एग्जाम में 100 नंबर का हिंदी आता है और मैं ये हर संभव प्रयास करूंगा कि इस कोर्स को कर लेने से आपका पूरा का पूरा 100 नंबर का क्वेश्चन बन जाए। ऐसा मैं हर संभव प्रयास करूंगा। उसके अलावा सीजीपीएससी एसीएफ में भी हिंदी आता है। सीजीपीएससी के जितने भी एग्जाम हैं जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न में है, जिनमें हिंदी आता है, सभी के लिए कोर्स बहुत ही अच्छा कोर्स है दोस्तों। उसके अलावा व्यापम के सभी एग्जाम में हिंदी के क्वेश्चन आते हैं। यदि मैं बात करूं संयुक्त भर्ती के परीक्षा में, उसमें 40 नंबर का हिंदी आता है। मंडल संयोजक में 25 नंबर का हिंदी आता है। ऐसे बहुत से एग्जाम्स हैं दोस्तों जिसमें हिंदी का वेटेज काफी हाई रहता है व्यापम के एग्जाम में। मंडी निरीक्षक के बारे में बात करूं तो इसमें भी हिंदी के क्वेश्चन आते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस एसआई के बारे में बात करूं तो पिछले बार जो 2012 में जो पुलिस एसआई का एग्जाम हुआ था, उसमें 56 क्वेश्चन हिंदी के आए थे। मतलब इसमें भी हिंदी का वेटेज बहुत अच्छा रहता है। यूपी पुलिस एसआई के बारे में बात करूं तो देखिए, इसमें हिंदी का वेटेज अच्छा तो रहता ही है, लेकिन साथ ही साथ इसमें हिंदी का क्वेश्चन काफी हाई लेवल का पूछता है। और मैं आपको यह भी बोलूंगा कि ये कोर्स यूपी पुलिस एसआई को भी कवर कर देगा। बोलने का तात्पर्य यह है कि भारत का कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी आता है और वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न में है, सभी एग्जाम के लिए ये कोर्स मोर देन सफिशिएंट है। चलिए, आज की क्लास की शुरुआत हम अंतस्थ व्यंजन के साथ करते हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत और होठों को परस्पर सटाने से होता है। मतलब इन व्यंजनों का उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होठों को परस्पर सटाने से होता है, किंतु कहीं पर भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। ठीक है, देखिए, इनकी संख्या 4 होती है। दोस्तों, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है। इनकी संख्या 4 होती है और वे कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। आप इनका संख्या और इनका नाम को आप जरूर याद रखोगे। अंतस्थ व्यंजन में यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, और क्या पूछ सकता है? और आपसे यह पूछ सकता है कि पाणिनि ने या, रा, लावा को संक्षेप में क्या कहा है। पाणिनि ने या, रा, लावा को संक्षेप में यण कहा है। ठीक है, देखो सीजी व्यापम में क्वेश्चन भी आया है। चलिए, अब हम देखते हैं अर्ध स्वर किसे कहते हैं। जो जो मैं पढ़ा रहा हूं सभी से क्वेश्चन आने की संभावना है। ये अर्ध स्वर भी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो याद रखो, या और वा जो होता है इसको अर्ध स्वर बोलते हैं। क्यों इसको अर्ध स्वर बोलते हैं? अर्ध स्वर मतलब आधा स्वर। ठीक है, तो देखो, या जो वर्ण है, या और वा जो वर्ण है, इसका जो निर्माण हुआ है वो स्वरों की सहायता से हुआ है। मतलब स्वरों के मिलने से इसका निर्माण हुआ है। जैसे या का निर्माण हुआ है आ, ई और आ। ई और आ के मिलने से क्या बना है? या बना है। ई और आ बोलो तो या जैसे उच्चारण आपको सुनाई देगा, या की ध्वनि आपको सुनाई देगी। ठीक है, व का निर्माण हुआ है उ और आ से। ठीक है, उ और आ को यदि आप एक साथ बोलोगे तो आपको व की ध्वनि सुनाई देगी, उआ। ठीक है, और ई और आ बोलोगे इया, ठीक है, की ध्वनि सुनाई देगी। तो देखो, दो स्वरों के मेल से बने व्यंजन ना तो पूरा स्वर और ना तो पूरा व्यंजन, इसीलिए इसको अर्ध स्वर बोलते हैं। मतलब इसमें आधा स्वर का गुण होता है। ठीक है, या और वा को संघर्षहीन व्यंजन भी बोलते हैं। दोस्तों, यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या और वा को क्या बोलते हैं? संघर्षहीन व्यंजन। क्यों? क्योंकि या और वा को बोलने में हमको कोई संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे आप या बोलो, या कुछ आपको संघर्ष करना पड़ा क्या? ना। वाह बोलो, वाह कुछ संघर्ष करना पड़ा क्या? ना। यदि आप शा बोलो, शा आपको संघर्ष करना पड़ रहा है, शा। या बोलने में संघर्ष नहीं करना पड़ रहा है, वाह बोलने में संघर्ष नहीं पड़ रहा है, शा बोलने में संघर्ष करना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए अर्ध स्वर के बारे में और कुछ बातों को देख लेते हैं। अर्ध स्वर जिन वर्णों के उच्चारण बिना जीभ की क्रिया से होता है, जिनके प्रयोग में जिह्वा को हिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आराम आराम से इसका प्रयोग किया जाता है, अर्ध स्वर कहलाता है। ठीक है, आप
या बोलोगे तो जीभ का कोई स्पेशल जीभ को लगाने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। वाह बोलो, या बोलो, वाह बोलो, जीभ का कोई स्पेशल यूज नहीं हो रहा है, उसी के बजाय आप था बोलो, था, तो जीभ का वहां एक स्पेशल यूज हो रहा है था बोलने में, ठीक है। अर्धस्वर या और वाह को अर्धस्वर बोलते हैं। चलो अब हम देखते हैं लुंठित या प्रकंपित वर्ण। आपको एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा, निम्न में से लुंठित वर्ण कौन सा है या निम्न में से प्रकंपित वर्ण कौन सा है। आंसर क्या लगाना है, रा लगाना है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा उच्चारण स्थान पर कंपन के साथ आघात करती है, जैसे रा, रा बोलो ना, रा उच्चारण स्थान में ऐसे कंपन के साथ आघात, रा ऐसे रगड़ रहा है, ठीक है, आघात करती है। जीभ मुंह में घर्षण रगड़ खाती है, उसे प्रकंपित व्यंजन कहते हैं, ठीक है। आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछेगा, लुंठित वर्ण कौन सा है, प्रकंपित वर्ण कौन सा है, और आंसर लगाना है रा को। चलो अब हम पार्श्विक व्यंजन को देखते हैं। दोस्तों पार्श्विक व्यंजन होता है ला, ठीक है। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जीभ का अग्रभाग मसूड़ों से स्पर्श कर लेता है और प्राणवायु बगल या किनारों से बाहर आती है, उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं, ठीक है। मतलब जैसे आप ला बोलोगे, ला, तो ला आप बोल रहे हो तो जीभ का जो सामने वाला भाग है वह आपके मसूड़ों से स्पर्श कर ले रहा है, और जो प्राणवायु निकल रही है वो साइड से बाहर निकल रही है, ला, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में कुल मिलाकर क्वेश्चन कौन सा पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन सा पार्श्विक व्यंजन है, तो आप आंसर लगाओगे ला को, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं उष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं, ठीक है। उष्म मतलब होता है गर्म, और संघर्षी मतलब स्ट्रगल करके, संघर्ष करके बाहर निकलने वाला व्यंजन, ठीक है। इसका उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न उष्म वायु या गर्म वायु से होता है, इसीलिए इसे उष्म व्यंजन कहते हैं, ठीक है। मतलब इसका उच्चारण रगड़ या घर्षण से उत्पन्न उष्म वायु से होता है। जैसे आप बोलो शा, शा, शा आप बोलोगे तो आपको रगड़ या घर्षण से आप बोल रहे हो, और बोलने से क्या, आप जैसे अपने मुंह के सामने अगर हाथ रखोगे तो उसमें से गर्म वायु आपको सुनाई, गर्म वायु आपको महसूस होगा। जैसे आप हा बोलो, हा, हा, जैसे आप हा बोले तो आपके हाथ में एक गर्म वायु आ रहा है, इस प्रकार से आपको प्रतीत होगा, ठीक है। तो इसीलिए इन व्यंजनों को उष्म व्यंजन कहते हैं। इन्हें संघर्षी व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए उष्म व्यंजन में प्राण वायु को संघर्ष करके बाहर निकलना पड़ता है, इसीलिए उष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन कहते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, जैसे हम शा का प्रयोग करते हैं, शा का, तो एकदम आसानी से थोड़ी बोल रहे हैं, शा, शा बोलने के लिए हमको थोड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है, शा, ठीक है। इसीलिए इन व्यंजनों को हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। मतलब उष्म व्यंजन का दूसरा नाम संघर्षी व्यंजन भी है, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या 4 है, आप याद रखेंगे। एक है शक्कर के शाह, एक है षटकोण के शाह, एक है संतोष के शाह, और एक है हल के हा, ठीक है। चलिए और मैं कुछ बातें आप लोगों को बताता हूं। देखिए ये है शाह, ये शाह को मैं क्या बोला, शक्कर के शाह। हालांकि शक्कर के शाह, षटकोण के शाह, इस प्रकार का बोल के हम यूज कब करते थे, जब हम स्कूल में थे, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पर एक ग्रामर सीख रहे हैं, यहाँ हमको शक्कर के शाह नहीं बोलना है, हमको यहाँ पर बोलना है तालव्य शाह। यहाँ हमको क्या बोलना है, तालव्य शाह, मूर्धन्य शाह, दंत शाह, ये बोल के हमको उच्चारित करना है इन वर्णों को, ठीक है। तो देखिए इनको तालव्य शाह क्यों बोलते हैं, मैं आपको बताता हूं। आप जैसे बोलो शक्कर, शक्कर अगर आप बोलोगे तो आपका जो जीभ है वो हल्का सा तालू के तरफ स्पर्श कर रहा है, शक्कर, ठीक है, शक्कर बोलोगे। आप जब षटकोण बोलोगे, षटकोण, तो आपका जीभ मूर्धा की तरफ मतलब मसूड़ा की तरफ आपका जीभ टच कर रहा है। षटकोण बोलो ना, जीभ पहले तालू में था, अब थोड़ा सा सामने आ गया है, मूर्धा की तरफ आ गया है, इसीलिए इसको मूर्धन्य शाह बोलते हैं। अब जैसे आप बोलो संतोष, संतोष, ठीक है, संतोष या संत बोलो, संत, तो आपका जो जीभ है वो दांत की तरफ टच करेगा, ठीक है, दांत को टच करेगा, इसीलिए इसको दंत शकार बोलते हैं, ठीक है। इसको तालव्य सकार, इसको मूर्धन्य सकार, और इसको दंत सकार बोलते हैं, ठीक है। हाँ,
आप जैसे हा बोलोगे और अपने गले को आप टच करोगे तो गले में आपके कंठ में एक कंपन जैसे होगा। ठीक है, हा कौन सी ध्वनि है? ये कंठ ध्वनि है। जैसे मैं आपको विसर्ग जब पढ़ा रहा था, जब मैं आपको अयोगवाह पढ़ा रहा था, तो मैं आपको विसर्ग के समय में आपको बताया था कि विसर्ग का उच्चारण भी गले से होता है। जैसे आह, नमः, ठीक है, प्रातः, तो उसका जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारा कंठ प्रभावित होता है, मतलब कंठ में कंपन होता है। ठीक है, तो हम समझ गए ना। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि तालव्य शाह कौन सा है, तो आप पहचान लेना तालव्य शाह ये है। ठीक है, और मूर्धन्य शाह कौन सा है? मूर्धन्य शाह ये है। और दंत शाह कौन सा है? दंत शाह ये है। और हा, हा का उच्चारण स्थान क्या है? हा का उच्चारण कंठ है। ठीक है, कंठ है। चलिए, अब हम देखते हैं संयुक्त अक्षर व्यंजन को, संयुक्त अक्षर व्यंजनों को देखते हैं। देखिए, चलो मैं आपको एक एक संयुक्त अक्षर व्यंजन के बारे में बता रहा हूं। संयुक्त अक्षर, ठीक है, और इससे क्वेश्चन कौन कौन सा बनेगा उसको भी बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्वेश्चन ये पूछेगा कि संयुक्त अक्षरों की संख्या कितनी होती है? संयुक्त अक्षरों की संख्या 4 होती है। ठीक है, और संयुक्त अक्षर कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, क्षत्रिय के शाह, ये क्या है? क्षत्रिय के शाह। ठीक है, त्रिशूल के त्रा, त्रिशूल के त्रा, ज्ञानी के ज्ञा, ज्ञानी के ज्ञा, और श्री के श्रा। ठीक है, श्री के श्रा, श्रीमान के श्रा। ठीक है, अच्छा, और इसको हम संयुक्त व्यंजन क्यों बोलते हैं या संयुक्त अक्षर क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसका निर्माण एक से अधिक वर्णों से होता है। ठीक है, इसका निर्माण एक से अधिक वर्णों से होता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, क्षत्रिय के शाह का निर्माण किससे हो रहा है? एक हो गया का, ठीक है, का को तोड़ा में ये शाह, ठीक है, षटकोण के शाह, इसलिए इसको क्षत्रिय के शाह बोलते हैं। ठीक है, और त्रिशूल के त्रा का निर्माण कैसे हो रहा है? आधा ता, मतलब स्वर रहित ता और रा। और ज्ञानी के ज्ञा का निर्माण कैसे हो रहा है? जा और इया। ठीक है, जा और इया। इसको जो ग्रामेटिकल रूप से हम प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, उच्चारित कैसे करते हैं जानते हो? जिया, जियानी बोलना चाहिए हमको, ग्रामेटिकल तरीके से जानी बोलना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक जो प्रयोग हो रहा है वो ज्ञानी के रूप में ही प्रयोग हो रहा है लंबे समय से, इसलिए ज्ञानी बोल रहे हैं। लेकिन इसका जो जो निर्माण होता है जा और निया, जैसे आप योग गुरु बाबा रामदेव को देखोगे, या वो जब ज्ञानी बोलते हैं तो वो ज्ञानी नहीं बोलते, वो जानी बोलते हैं, जानी। कई लोगों को देखोगे आप तो जानी बोल के संबोधित करते हैं। ठीक है, उच्चारित करते हैं। श्रा कैसे बना है? ये शक्कर के शाह और रा। ठीक है, श्रा। ठीक है, देखिए दोस्तों, और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? देखो, पहला क्वेश्चन पूछेगा कि इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? क्षत्रिय के शाह, त्रिशूल के त्रा, ज्ञानी के ज्ञा, और श्री के शाह या श्रीमान के शाह। ठीक है, अच्छा, इनका निर्माण कितने वर्णों से होता है? संयुक्त अक्षर वर्णों के निर्माण कितने वर्णों से होता है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, इनका निर्माण जैसे मैं लेता हूं क्षत्रिय के शाह। ठीक है, इसको अगर मैं तोड़ूं, वर्णों के रूप में तोड़ूं तो कैसे टूटेगा? देखो, ये हो गया क, स्वर रहित का, स्वर रहित नहीं, स्वर सहित शाह मैं आपको बताया था। लेकिन इसको भी मैं तोड़ सकता हूं। इसको कैसे तोड़ सकता हूं? इसको मैं ऐसे तोड़ सकता हूं कि आधा शाह और आ, मैं इसको बाहर निकाल सकता हूं। तो देखिए, आप मेरे को बताइए कि संयुक्त अक्षर का निर्माण कितने वर्णों से होता है? संयुक्त अक्षर वर्णों का निर्माण 3 वर्णों से हो रहा है। दो व्यंजन, दो व्यंजन हो गए प्लस एक स्वर वर्ण हो गया, प्लस एक स्वर वर्ण। ठीक है, दो व्यंजन और एक स्वर वर्णों के बने अक्षर को क्या कहते हैं? संयुक्त अक्षर कहते हैं। चलिए, संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन वे वर्ण जिनमें कम से कम दो व्यंजन और एक स्वर का योग हो। ठीक है, संयुक्त अक्षर कहलाता है। इनमें 3 व्यंजन, 3 वर्ण होते हैं, 2 व्यंजन वर्ण और एक स्वर वर्ण का योग होता है। इनकी कुल संख्या 4 होती है। जो जो मैं लिखते जा रहा हूं यही से क्वेश्चन बनेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्षत्रिय के शाह को देखो, मैं पहले इस प्रकार से तोड़ा था आपको, मतलब तोड़ के इस प्रकार से दिखाया था। ठीक है, तो देखो,
क और श, ठीक है, इसको भी मैं तोड़ लूं तो इस प्रकार से बन जाएगा। हम जानते हैं कि व्यंजन में स्वर का योग होता है। त्रा को किस प्रकार से तोड़ा जा सकता है, ता आधा ता, फिर रा, फिर आ, ठीक है, ये त्रा। ज्ञा को, ज्ञानी के ज्ञा को कैसे तोड़ा जा सकता है, जा, निया और ये आ, ठीक है। देखिए इसमें मैं हलंत लगाना भूल गया हूं, लेकिन जो जब आपको पीडीएफ दूंगा उसमें हलंत लगे रहेगा, ठीक है। श्री को कैसे पढ़ेगा, श्री के शाह को श, आधा शाह, आधा रा और आ, ठीक है, आ। चलिए अब हम देखते हैं ताड़नजात व्यंजन किसे कहते हैं, उचित व्यंजन किसे कहते हैं, फेंका हुआ व्यंजन किसे कहते हैं, द्विगुण व्यंजन किसे कहते हैं, द्विस्पष्ट व्यंजन किसे कहते हैं, और विकसित व्यंजन किसे कहते हैं। दोस्तों देखिए, मैं एक नाम लिख सकता था, लेकिन मैं एक से अधिक नामों का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं ताकि कभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दे ताड़नजात किसे कहते हैं, ठीक है, कभी आपको पूछ दे कि उचित किसे कहते हैं, ताड़नजात ना दे के पूछे उचित किसे कहते हैं, तो आपको अलग अलग नाम मालूम होना चाहिए ना। नहीं तो उचित पूछ ले तो आपको आते भी रहेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, अरे यार ये तो मैं पढ़ा ही नहीं हूँ, ठीक है। कभी पूछ ले द्विगुण किसे कहते हैं, कभी पूछ ले कि द्विस्पष्ट किसे कहते हैं, कभी विकसित व्यंजन किसे कहते हैं, तो आप पहचान पाए, कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं अलग अलग नाम दे दिया हूं, ठीक है। चलिए इससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है सब मैं बताता हूं। पहला चीज देखते हैं ताड़नजात, इसे ताड़नजात व्यंजन क्यों कहते हैं। ताड़नजात व्यंजन इसीलिए कहते हैं क्योंकि इन वर्णों के नीचे ताड़नजात चिन्ह लगे रहता है, और ताड़नजात चिन्ह जिन व्यंजनों में लगा जाता है उन व्यंजनों को हम ताड़नजात व्यंजन कहते हैं। उचित का मतलब होता है फेंका हुआ, उचित का मतलब होता है फेंका हुआ। जब हम ताड़नजात व्यंजनों का प्रयोग करते हैं, जब हम अढ़ा या अढ़ा का प्रयोग करते हैं, अढ़ा अढ़ा का प्रयोग करते हैं, तो हमको ऐसे लगता है कि हमारे मुंह से कुछ चीज फेंके जा रहे हैं, मुंह से कुछ चीज बाहर फेंका जा रहा है, इसीलिए इसको उचित या फेंका हुआ व्यंजन कहते हैं, ठीक है। इसे द्विगुण व्यंजन क्यों कहते हैं, द्विगुण व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें द्विगुण और द्विस्पष्ट व्यंजन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो संस्कृत वर्णमाला में एक वर्ण है डा, जिसको हम हिंदी में डमरू करके यूज करते हैं, डमरू के डा, ठीक है। और एक और है संस्कृत वर्णमाला का वर्ण, ये है ढा, जिसको हम ढक्कन के ढा के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इन्हीं के नीचे जब हम ताड़नजात चिन्ह लगाते हैं, जब इन्हीं के नीचे, तब यही द्विगुण व्यंजन, उचित व्यंजन, ताड़नजात व्यंजन या विकसित व्यंजन कहलाता है, ठीक है। ये संस्कृत व्याकरण के नहीं है, ये हिंदी व्याकरण के, मतलब हिंदी के व्याकरणाचार्यों के द्वारा ये विकसित किया गया है, इसीलिए इसको विकसित व्यंजन कहते हैं, ठीक है। मतलब हिंदी के जो ग्रामेटिशियन है उनके द्वारा इसका विकास किया गया है, इसलिए विकसित व्यंजन कहते हैं। इसमें दो दो अलग अलग गुण होता है, द्विस्पष्ट होता है, एक डा का भी होता है, एक अढ़ा का भी होता है, इसलिए इसको द्विगुण या द्विस्पष्ट व्यंजन कहते हैं। चलिए अब हम एक एक करके एक एक चीजों को देखते हैं। यदि किसी वर्ण के नीचे बिंदु लगता है तो उसे ताड़नजात, उचित या फेंका हुआ चिन्ह कहते हैं। जीभ का अगला भाग उलटकर मूर्धा में स्पर्श करने से अढ़ा और अडा और अढ़ा द्विस्पष्ट व्यंजन का उच्चारण होता है। डॉक्टर हरदेव बहारी ने इसे उचित व्यंजन कहा है, हरदेव बहारी ने इसे उचित व्यंजन कहा है। यह दो वर्णों में प्रयुक्त होते हैं, कौन कौन से वर्ण, एक डमरू के डा और एक ढक्कन के ढा के नीचे जब हम ताड़नजात चिन्ह लगा देते हैं तो ये ताड़नजात व्यंजन बन जाते हैं। जैसे देखो मैं लिखा हूं डमरू, डमरू का अगर मैं लिखूंगा तो डी से शुरुआत करूंगा, डमरू, ठीक है। डा, डा को मैं डी से लिखूंगा, लेकिन अढ़ा, अढ़ा को मैं लिखूंगा आर से, ठीक है। जैसे लिखते हैं भीलवाड़ा, राजस्थान में एक जगह है भीलवाड़ा, उसमें आखिरी में देखना आर ए का प्रयोग होता है, ठीक है। वैसे मैं ढक्कन के ढा लिखूंगा तो इंग्लिश पर डी एच, ढक्कन के ढा हो गया, और ये अढ़ा, अढ़ा जैसे पढ़ा, ठीक है, आर एच होगा। जैसे आप छत्तीसगढ़ के स्पेलिंग देखोगे तो आखिरी में जी ए आर एच आता है, ठीक है, आर एच आता है, अड़, ठीक है, गड़ अड़, ठीक है। देखो यहां मैं एग्जांपल भी लिखा हूं, सड़क ना, डमरू के डा अलग होता है, अड़ा अलग होता है, सड़क, गाड़ी, चढ़ना, छत्तीसगढ़, ठीक है। चलिए ताड़नजात वर्ण अढ़ा और अढ़ा ये दोनों व्यंजन ऐसे होते हैं जिनको आधा नहीं किया जा सकता,
ना ही तोड़ा जा सकता है। जैसे देखो दोस्तों, इसको हम आधा नहीं कर सकते ना, इसको मैं स्वर रहित नहीं कर सकता। ये ऐसे व्यंजन है जिसको हम स्वर रहित नहीं कर सकते, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक वर्ण में दो दो चिन्ह नहीं लगते। जैसे ये चिन्ह लगा हुआ है, इसके बाद में एक और हलंत का चिन्ह नहीं लगा सकता। ठीक है, जैसे मैं का में तोड़ सकता हूँ, डा को तोड़ सकता हूँ, डमरू के डा को मैं आधा कर सकता हूँ, लेकिन अढ़ा को मैं नहीं कर सकता। अड़ा और अढ़ा को दोनों को मैं नहीं कर सकता, मतलब स्वर रहित मैं नहीं कर सकता। चलिए, जैसे आप लोग देखोगे वांग्मय, ठीक है, शब्द शुद्धि में कई बार क्वेश्चन पूछा है वांग्मय। ठीक है, वांग्मय में क्या है, यहाँ हलंत लगा है। अब आप सोचोगे यहां तो हलंत लगा है, अभी आप बोले कि इसको तोड़ नहीं सकते, मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, वांग्मय को आप ध्यान से देखो तो ये लगा हुआ है अंगा। अंगा वर्ण के नीचे आप हलंत लगा सकते हो, लेकिन अडा के नीचे आप नहीं लगा सकते। देखो, ये वांग्मय का शुद्ध उच्चारण है, शुद्ध शब्द है, और देखो ये अढ़ा लगा हुआ है, ये अशुद्ध शब्द है। ठीक है, इस शब्द में ताड़न जात नहीं लगा है, पंचमाक्षर लगा है अंगा, और यह गलत है, इसमें ताड़न जात का प्रयोग हुआ है, इसके नीचे कभी भी हलंत नहीं लगता है, ये गलत वर्तनी है। ठीक है, ताड़न जात को कभी भी, देखो ताड़न जात में भी यहां भी आएगा, ठीक है, कभी भी स्वर रहित नहीं किया जा सकता। कभी किसी शब्द के प्रश्न वर्ण के रूप में ताड़न जात अढ़ा और अढ़ा का प्रयोग नहीं किया जा सकता। मैं आपको बताया भी हूं अभी थोड़ी देर पहले, या मैं पिछले वीडियो में बताया हूं इस चीज को। ठीक है, याद रखना कि अढ़ा और अढ़ा से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती। अब यदि किसी शब्द की शुरुआत हो ही नहीं रही है, तो प्रश्न वर्ण के रूप में कहां से बनेगा? प्रश्न वर्ण मतलब एक सेंटेंस की जो शुरुआत हम कहां से, अढ़ा और अढ़ा से करेंगे, क्योंकि इसका शुरुआत किसी शब्द के पहले लगता ही नहीं है ये। ठीक है, चलिए और देखते हैं। चिड़िया जैसे मैं लिखा हूं, इस शब्द में ताड़न या चिन्ह के साथ मात्रा लगी है, चिन्ह देखो मेरे बात सुनो, ये अड़ा है, इसको मैं स्वर रहित नहीं कर सकता। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, लेकिन इसमें मैं मात्रा लगा सकता हूं। ठीक है, मैं जैसे यहां लिखा हूं बड़ी, बड़ी, देखो अड़ा में मात्रा लगा सकता हूं, मात्रा लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। चिन्ह पहले से लगा हुआ है, इसमें मैं एक और चिन्ह नहीं लगा सकता। चलिए, तो चलिए दोस्तों, अब हम व्यंजनों के वर्गीकरण के अंतर्गत अध्ययन की सरलता हेतु व्यंजनों के वर्गीकरण को कंप्लीट कर चुके हैं, और व्यंजनों का कुछ वर्गीकरण और बचा है, जैसे प्राण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, घोष के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। इन दोनों को हम अगले क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में अब हम देखने जा रहे हैं हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत जो हमने 52 वर्णों को पूरा कंप्लीट कर दिया है, उन्हीं 52 वर्णों के बारे में अभी हम देखने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, देखिए हमने देखा स्वर वर्णों के बारे में, हमने ये देखा कि स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है, और पूरे के पूरे 11 स्वरों को हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। सेकंड चीज हमने देखा अयुग्मा, अयुग्मा की संख्या 2 होती है, जो क्रमशः अनुस्वार और विसर्ग होते हैं। ठीक है, 2 अयुग्मा हो गया। ठीक है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कुल 25 होती है, सारे स्पर्श व्यंजनों को हमने बहुत ही अच्छे से देखा, जिनकी संख्या 25 होती है। ठीक है, कैसे कैसे बनता है सभी चीज हमने देख लिया। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन में भी हमने देखा कि इनकी संख्या 4 होती है। या और व को अर्धस्वर कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका निर्माण 2 स्वरों से होता है, ये भी हमने देखा। उष्म व्यंजन कौन से होते हैं, इनको उष्म व्यंजन क्यों कहते हैं, संघर्षी व्यंजन क्यों कहते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। इन सभी बातों को हमने देखा। द्विगुण व्यंजनों के बारे में भी देखा कि द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी है, 2 होती है, ये भी देख लिया। संयुक्त व्यंजनों के बारे में भी देखा, इनकी संख्या 4 होती है, और किन किन वर्णों को आपस में मिलाने से संयुक्त व्यंजनों का निर्माण होता है। तो देखिए दोस्तों, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52, 52। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। पूरे के पूरे 52 वर्णों को, सारे के सारे वर्णों के बारे में हमने बहुत ही विस्तार पूर्वक देख लिया है। ठीक है, चलिए अब कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है। दोस्तों कई जगह ऐसे भी लिखे रहता है कि हिंदी में मानक वर्णों की संख्या कितनी होती है। देखिए, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है, लेकिन हिंदी में मानक वर्णों की संख्या कितनी होती है? 56 होती है, 56 होती है। ठीक है, 52 को हमने देख लिया, और 4 ऐसे कौन कौन से वर्ण हैं जो उनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है, जिन्हें हिंदी का मानक वर्ण माना जाता है, उसको देखते हैं। देखिए, मैं सभी चीज अभी आपको समझाने वाला हूं। विदेशी व्यंजन, आगत व्यंजन, मेहमान व्यंजन। ठीक है,
ये कौन कौन से होते हैं? विदेशी व्यंजनों की संख्या होती है 5। ये कौन कौन से हैं? का, देखो ये का है, लेकिन उसके पहले यदि मैं नुक्ता चिन्ह लगा दूं तो ये का बन जाएगा। ठीक है, का, खा, गा, जा और फा। ठीक है, देखो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इन्होंने कहा था यदि हिंदी भाषा के 5 वर्णों के पहले यदि नुक्ता चिन्ह का प्रयोग कर लिया जाए तो ये पांचों वर्ण अरबी फारसी भाषा के वर्ण माने जाएंगे। ये किसने कहा था? राजा शिव प्रसाद, जिनका टाइटल है सितारे हिंद, इन्होंने कहा था इन 5 वर्णों के पहले यदि नुक्ता चिन्ह लगा लें तो ये वर्ण अरबी फारसी भाषा के वर्ण माने जाएंगे। लेकिन एनसीईआरटी एनसीईआरटी केवल और केवल 3 वर्णों को ऐसी मान्यता देती है। ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार 3 वर्णों के सामने ही यदि नुक्ता चिन्ह लगा ले, वो कौन कौन से 3 वर्ण हैं? खा, जा और फा के पहले यदि हम नुक्ता चिन्ह लगा लें तो वे अरबी फारसी भाषा के वर्ण बन जाते हैं। ठीक है, ये अरबी फारसी भाषा के वर्ण होते हैं, इसमें नुक्ता चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चलिए और कुछ बातें मैं आपको बताता हूं। जैसे ये है खा, मैं आपको बताया भी था ये चीज को। खा, इसके पहले मैं यदि नुक्ता चिन्ह लगा लूं तो ये बन जाता है खा। मतलब नॉर्मल जो रहता है उसमें जो वायु है एक सामान्य गति से निकलता है, खा बोलने से एक सामान्य गति से, लेकिन खा बोलेंगे तो हवा ज्यादा जोर से बाहर निकलता है। ठीक है, जैसे हम खान बोलते हैं ना, खान। जैसे ये है जा, जहाज के जा, और इसके पहले यदि मैं नुक्ता चिन्ह लगा दूं तो ये बन जाता है जा, जा बन जाता है। ठीक है, जैसे रजा ना, RAZA, रजा, कई मुस्लिम लोगों का नाम रहता है। ठीक है, जैसे ये है फल के फा, यदि इसके पहले यदि मैं नुक्ता चिन्ह लगा लूं तो ये बन जाता है फा, फा। ठीक है, ठीक है, चलिए तो चलिए दोस्तों सभी चीजों के बारे में, अच्छा मैं और कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं। देखिए हमने पढ़ा था कि हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं। हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। कुल वर्णों की संख्या 52 है, और 4 वर्ण को मिला लें तो ये बन जाते हैं मानक, कुल मानक वर्ण बन जाते हैं। 4 वर्ण कौन कौन से हैं? तो देखिए 3 ये हैं, खा, जा और फा। ये 3 वर्ण हैं जो विदेशी व्यंजन कहलाते हैं, आगत व्यंजन कहलाते हैं। देखो आगत इसलिए बोलते हैं क्योंकि बाहर के आए हुए शब्दों का इस्तेमाल हम हिंदी भाषा में करते हैं। मेहमान इसलिए बोलते हैं क्योंकि बाहर से आए हुए शब्दों का इस्तेमाल जब हम हिंदी भाषा में करते हैं, इसलिए इन वर्णों का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए इसको मेहमान वर्ण बोल रहे हैं। ठीक है, और जब हम स्वर पढ़ रहे थे वहां भी एक वर्ण का प्रयोग किए थे। जब हम अयुग्मः पढ़ रहे थे वहां भी एक वर्ण का प्रयोग किए थे, जिसको हम आगत स्वर के रूप में प्रयोग किए थे। वो कौन सा था? वो था अर्धचंद्र बिंदु, ये वाला आ। ठीक है, जैसे हमको लिखना रहता है कॉलेज तो हम इसका प्रयोग करते हैं, जैसे हमको लिखना रहता है डॉक्टर तो हम इसका प्रयोग करते हैं। ये है अर्धचंद्र बिंदु। ठीक है, तो देखिए 3 ये वाले हो गए, व्यंजन हो गए, और एक स्वर हो गया। इन दोनों को मिलाए तो क्या बना? 4 बन गया। 3 + 1 4, 4 ये हो गए, और ये बन गया कुल 56। मतलब हिंदी में कुल 56 वर्ण ऐसे हैं जिनको मानक वर्ण माना जाता है, और हिंदी में कुल 52 वर्ण ऐसे हैं जिनको कुल वर्ण माना जाता है ना। इनको, ये विदेशी है, ये जो 4 है ये विदेशी है। ठीक है, लेकिन इसको भी हिंदी में मान्यता है। चलिए तो चलिए दोस्तों, हम जो कोर्स कर रहे हैं उनके बारे में मैं बेसिक जानकारी आपको मात्र आधा मिनट में मैं देना चाहता हूं। चलिए देखिए, आपको मैं हर एक टॉपिक का वीडियो बना के दूंगा। मैं आपको जो भी चीज पढ़ा रहा हूं उसका सारा नोट्स मैं आपको PDF के रूप में दूंगा, मतलब आपको कुछ भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं। हर एक टॉपिक का मैं आपको टेस्ट दूंगा। ठीक है, टेस्ट जब आप दे दोगे उसके बाद हर एक क्वेश्चन और आंसर का व्याख्या मैं आपको वीडियो बना के करा के दूंगा। ठीक है, व्याख्या कराते समय मैं जो PDF बनाए रहूंगा वो भी आपको प्रोवाइड करूंगा। उसके अलावा 2 ई-बुक आपको प्रोवाइड करूंगा जिसमें प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो भी हिंदी के क्वेश्चंस आए हैं सारे क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन होंगे। आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो हमारे पास चैटिंग की फैसिलिटी है जिससे आप हमसे डाउट पूछ सकते हो। कोर्स जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जुड़कर लाइव डाउट क्लास करेंगे, जिसके बाद आपका और भी जो भी डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आपको ये कोर्स कहां से प्राप्त होगा? आपको ये कोर्स प्राप्त होगा मनोबल द लर्निंग ऐप से। ठीक है,
यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब में देख रहे हैं तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मनोबल द लर्निंग ऐप का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर इस कोर्स को आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे, होम पेज में ही स्टोर का बटन रहेगा, वहां को क्लिक करके आप इस कोर्स तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, और यदि फिर भी कोई डाउट आता है एप्लीकेशन से रिलेटेड, आप इस नंबर पे कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जितने भी डॉक्यूमेंट है मैं भेजते रहता हूँ प्रॉपर, तो वहां आपको निश्चित ही लाभ होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।